बुखारी साहब, किस तरह देखते हैं भारत में होने वाले इंतखाबात को? क्या लगता है बीजेपी और मोदी के लिए अब ये गवर्नमेंट रन करना कितना आसान होगा या कितना मुश्किल? वो टीक का बंद तो आपने कह ही दिया है, उसकी थोड़ी सी वजाहत करना बहुत ज़रूरी है नाज़रीन के लिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में, भारत में मोदी जी की जो हिंदुत्व पॉलिसी थी उसकी तो बैंड बज गई है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये कि कश्मीर के हवाले से जो कुछ उन्होंने किया था, कश्मीर से भी उनकी बिस्तर लपेट दिया गया है। 6 में से 2 सीटें मिली हैं उनको। इसी तरह अयोध्या, जहां उन्होंने बाबरी मस्जिद मिसमार करके राम मंदिर बनाया, वहां से भी बीजेपी की बैंड बजा दी। उन्होंने कहा कि भागे यहाँ से। बिल्कुल। अब ये जो दावे थे उनके, उन दावों की रोशनी में अगर आप देखें तो बहुत कसम पुरसी की हालत है। कहाँ तो बीजेपी खुद 400 सीटें लेने का ऐलान भी कर चुकी थी, दावा भी कर चुकी थी, और उनको यकीन भी था कि हमें मिलेंगे। वहाँ उनको 293 सीटें मिली हैं, जो कि हुकूमत बनाने से सिर्फ 20 सीटें ज़्यादा है। मेरी बात तवज्जो से सुनिए। अगर 11 सीटें वहाँ से हट जाएं, जिसके कि बहुत कभी इम्कान है, तो मोदी साहब का तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं देता। और अगर आप जो एनालिसिस इस वक्त हिंदुस्तान की मीडिया के ऊपर चल रहे हैं, जो कि बहुत प्रो मोदी था पहले, तो आपको लगता ही है कि काफ़ी लड़खड़ाए हुए हैं मोदी साहब भी। अगर किसी ने उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है कल जब उन्होंने विनिंग स्पीच की, तो उससे साफ पता चल रहा था कि अंदर से भाई खोखले हैं। एक बात। दूसरी बात यह कि जो सबसे खौफनाक काम करने जा रही थी बीजेपी एंड मोदी साहब, वो ये था कि जो हिंदुस्तान का आइन है, जो जिसको सेकुलर आइन का क्लेम किया जाता है, वो उसको तब्दील करना चाहते थे। और उसकी तब्दील करने की वजह से ही उनको 400 सीटों का तकाजा था उनका। ये आइन को चेंज करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो जा रही है? क्योंकि बीजेपी जो है वो ये समझती है कि नेहरू साहब जो हैं वो भी बेवकूफ़ आदमी थे, जाहिल थे। गांधी साहब की भी वो जो अहिंसा की पॉलिसी थी वो उनका पागलपन था। हम अपने नाज़रीन को ये याद दिला दें कि गांधी साहब का कत्ल भी एक हिंदू ने ही किया था, किसी और ज़ात के या मज़हब के आदमी ने नहीं किया था। हैविंग सेड दैट, आइन बदलने के लिए जिसकी कि बेपनाह कोशिश हो रही है कि उसका सेकुलर इमेज जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, और चूंकि भारत में हिंदू ज़्यादा हैं, लिहाजा हिंदुत्व के तहत एक नया आइन तश्कील दिया जाए। अकलीतों के साथ जो कुछ मोदी साहब करते रहे हैं उसकी तफसील का वक्त तो शायद नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर बता दें आपको कि ऐसा आलम था इस वक्त भारत भर में कि ईसाइयों के चर्चेस जलाए जा रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदें मिसमार की जा रही हैं, गलियों मोहल्लों में बीजेपी के गुंडे, जो वो आरएसएस के गुंडे जो हैं, वो लड़कियों की तौहीन कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। निकाब के हवाले से जितनी कंट्रोवर्सी चली वहाँ आपको वो सब कुछ आपके सामने है। तो ये सब कुछ जो है, किसानों को किस तरह इन्होंने तंग किया, किसानों के साथ तो जो सलूक किया उन्होंने, वो सबको मालूम है। लेकिन फिर देखें ना, पंजाब में भी उनका बैंड बजा है। तो जहाँ जहाँ भी इन्होंने नफरत बोई है, वहाँ से जो बीज निकले हैं उन्होंने इनको डिसोन किया है। जैसा आपने भी बताया बाबरी मस्जिद वाला हल्का। देखिए, बाबरी मस्जिद वाला हल्का तो एक बहुत बड़ा सबूत है। देखिए, बीजेपी की क़यादत अगर मोदी जैसे के बंदे के हाथ में होगी, हु इज नोन रिनाउंड फॉर बीइंग बुचर ऑफ गुजरात, याद है आपको गुजरात का? तो फिर आपको पता चल जाता है कि सिवाय नफरत बीजने के और कुछ नहीं कर रहे, माइनॉरिटीज को तंग कर अब रहे हैं। एक और चीज़ जो इस हवाले से तो खैर हमने थोड़ी बात कर ली है और भी करेंगे, लेकिन आप ये देखिए कि पूरी मुसल्लह अफवाज, उनकी एजेंसियाँ, नौकरशाही, अदलिया, ये सब मोदी के साथ थी। और अबव ऑल पूरा हिंदुस्तान का मीडिया, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शन जो मैं फिंगर टिप्स पे गिन सकता हूँ, उसके अलावा सारा मीडिया मोदी के साथ था, लेकिन चांद नहीं चढ़ा सका जो वो चढ़ाना चाहते थे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आइन में तब्दीली करने के लिए 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। वो तो उनको नहीं मिल सकी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जिस किस्म का मजहबी जुनून और हिजान बर्पा कर रखा था बीजेपी ने, और उसकी जो एलाइड मिलिटेंट पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर से आरएसएस, उसके लिए ये बयानियाँ बनाना कि हिंदुस्तान चूँकि हिंदुओं का है, लिहाजा यहाँ हिंदुओं की ही पॉलिसी होनी चाहिए, हिंदुओं को ही राज होना चाहिए, इसका मतलब इम्प्लाइडली ये था कि यहाँ अकलीतों के लिए कोई जगह नहीं है। 20 करोड़ मुसलमान, इतनी ही तादाद से ज़्यादा सिख, क्रिश्चियंस, और पता नहीं कौन सी वहाँ मज़हब के लोग वहाँ जो बैठे हुए हैं अकलीतों के तौर पे, सबकी ज़िंदगी जो है वो हिजान के ज़ेर असर बहुत ही, जिसको कहें
तंग जिसको कहते हैं ना कि आप तंग गली में घुसे हुए हैं। बुखारी साहब, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि भारत ने इस बात का एतराफ किया कि भारत से बाहर भी जो लोग हमारे खिलाफ कुछ करेंगे तो हम उनका धड़म तख्ता उनके पास जाके करके हमें आएंगे। कई दफा धमकी दी और गई सबूतों के कि साथ हम अंदर घुस के मारेंगे, याद है ना आपको? याद है। एक दफा कोशिश की, ऐसा मारा उन्होंने कि अभिनंदन साहब को चाय पिला के हमने जिस तरह से बॉर्डर से भेजा, वो मेरे ख्याल से मंजर That जो style was fantastic, है बुखारी साहब। वो देखने वाले मंजर थे ना वो। जी। तो दूसरी बात ये है कि जो बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से परेशानी की बायस है वो ये है कि हिंदुस्तान में ऑलरेडी कुछ 26 के करीब अलहदगी पसंद तहरीकें जो हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग तहरीकें हैं, वो चाहे सिक्किम है, चाहे न्यूजीलैंड है, चाहे वो बंगाल है, चाहे बेपनाह रियासतों के अंदर इस किस्म की, यानी जो नागालैंड है, तमिल्स हैं, ये सारे, ये अब मोदी साहब के बस से बाहर हो गई है सूरत हाल हिंदुस्तान की। मैं नहीं समझता कि बीजेपी मज़ीद हिंदुस्तान को जोड़ने का किरदार अदा कर सकती है। ये इसको पहले ही तकसीम कर चुके हैं, सोसाइटी ऑलरेडी तकसीम है, इसलिए कि जो नफ़रत के बीज उन्होंने बोए हैं उसके नतीजे में सूरत हाल इस वक्त बीजेपी के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। अब आ जाए ज़रा सीट एलोकेशन के ऊपर। मोदी साहब की तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश भी मुझे ज़मीबोस होती दिखाई दे रही है। अच्छा? जैसा मैंने कहा आपको कि सिर्फ 20 सीटें उनके पास ज़्यादा हैं। जी। अगर 20 सीटों में से 11 भी इधर उधर हो जाएं तो भाई भी और बीजेपी भी गई, दिन में तारे नजर आ जाएंगे। दूसरा ये कि कई रियासतों में बीजेपी को मार पड़ी है बहुत ज़्यादा, वो भी एक बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंस होता है किसी भी मुल्क की सियासत पर। हैविंग सेड दिस, एक तो मोदी साहब बजाते खुद जो है वो जहाँ से जीते हैं वहाँ पिछली मरतबा वो 5 लाख वोटों की अक्सरियत से जीते थे जी, और इस दफ़ा उन्हें 1 लाख कुछ हज़ार जो है वोट ज़्यादा मिले हैं। दैट मीन उनकी अपनी पॉपुलैरिटी उनके अपने हलके में वाराणसी में कम हो गई है, वो जो है वो भी कम हो रही है। देखिए पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान की सूरत हाल को क्लोजली मॉनिटर करना और वहाँ की जो होने वाली डेवलपमेंट्स हैं उन को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हिंदुस्तान ने हमेशा इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा किया है और ऐसी फिल्में रिलीज़ हुई हैं पिछले 5-6 महीनों में कि आप उन्हें देखें तो आपको पता चलेगा कि मोदी सरकार सिवाय पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी फैलाने के और पाकिस्तान को धमकियां देने के और उनके पास कोई काम नहीं था जी। तो इस तरह के रवैये और इस तरह की पॉलिसियों का जो मंतकी नतीजा निकलना था वो आज हमारे सामने है। बुखारी साहब, 5th जनरेशन वॉरफेयर को भी देखते हुए आप देखें कि वो मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां आपने फिल्मों की बात की वहां वो मीडिया पर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन भी बनाते हैं, उनकी फंडिंग भी करते हैं जिससे कि ना सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें बल्कि पाकिस्तान में भी तजाद डाल सकें। जो 2 बड़े सेगमेंट जो हैं बीजेपी ने डरा धमका के, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल किसी कंट्राडिक्शन के बगैर कह सकता हूँ कि एक पूरा मीडिया और एक वहाँ के बिजनेस टाइकून्स, चाहे वो अडवाणी हैं, चाहे वो जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, अभी जिसके बेटे की शादी हुई थी आपको अंबानी, अभी चल रही है सर, ये सब कुछ उन लोगों को उन्होंने अपने साथ मिलाया और एक ख्वाब दिखाया कि राइजिंग इंडिया जो है, आपको याद है कितना पॉपुलर स्लोगन रहा है? बिल्कुल। वो राइजिंग इंडिया जो है वो मेरे ख्याल से नोज डाइव नीचे आया है और ये इसके रिफ्लेक्शन कहाँ से मिलते हैं आपको? आप देखिए हिंदुस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो क्रश की है तारीखी एतबार से, एकदम से इतना बड़ा इम्पैक्ट आना जो है ये भी मोदी साहब की एक बदतरीन हार के मुतरादिफ है कि वो जिसे राइजिंग इंडिया कह रहे थे वहाँ की स्टॉक मार्केट जो है वो क्रश कर रही है। तो हैविंग सेड दिस, मेरे ख्याल से जैसा मैंने कहा कि वी शुड क्लोजली मॉनिटर द सिचुएशन इन इंडिया। बहुत सारी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। दूसरी बात ये कि जो प्रो बीजेपी 2 वज़राए आला थे कश्मीर में, एक साहब थे उमर अब्दुल्ला साहब और दूसरे मुफ्ती साहब, वो दोनों इलेक्शन हार गए हैं आपकी इत्तला के लिए जी। तो मतलब कहने का ये है कि वो जो नफ़रत बोई थी मोदी साहब ने, हाँ जी, वो नफ़रत जो है वो उल्टी, जिसको कहते हैं ना गले पड़ जाना, ये मोदी साहब के गले पड़ी खड़ी है। और भारतीय जनता पार्टी जो है, मेरा ख्याल है, ये ज़ाती, ये मैं ख्वाहिश नहीं कर रहा हूँ, मेरा ये एनालिसिस है कि बीजेपी की क़यादत जो है वो शायद मोदी साहब को बदलने के बारे में भी सर अंदर से भी इस बात की आवाज़ आ गई है और इलेक्शन के आने वाले नताइज इस बात
पर मोहर सब्त कर रहे हैं कि आर्टिकल 370 की जो खिलाफ वर्जी की गई वो नहीं पसंद कर रहे भारत के लोग। और एक और बात से, जहां आपने इतनी मुफीद इंफॉर्मेशन शेयर की, वहां ये बात भी ऐड कर लें, इंतखाबी मुहिम में जहां मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाली बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लट्ठा हार गई। मतलब अलामती निशानात भी आप देखें। ये मैं बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो जिनको स्टॉलवर्ट समझा जाता था बीजेपी के, वो जिनके बारे में ये कहा जाता था कि इनको कौन हरा सकता है, वो ऐसे बुर्ज उल्टे हैं कि मेरे ख्याल से इसकी हिंदुस्तान की इलेक्शन की तारीख में कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती है। इंडिया अंडर मोदी इज़, वो जिसको कहते हैं ना, वो अर्थक्वेक आने से पहले वो जो शॉक वेव्स आती हैं, तो मुझे यूँ लग रहा है जैसे इंडिया में इस वक्त शॉक वेव्स आ रही हैं एंड मोदी इज़ रियली शिवरिंग। ठीक है, लेकिन सर अगर इलेक्शन से हटकर आप देखें ओवरऑल उनकी प्रोग्रेस को, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, वो एक तरफ है और ये नताइज एक तरफ हैं, चीज़ें मेरे ख्याल से किस तरफ जा रही हैं? मेरे ख्याल से इससे भी जो और ज़्यादा सीरियस सूरत हाल देखनी चाहिए वो ये कि इंटरनेशनल अरीना में भारत का इमेज जो है वो ख़राब हो रहा है। चाहे आप जो सिख लीडर को कत्ल किया था उन्होंने, उसको ले लें, आपको कनाडा के अंदर जो कुछ हुआ और जिस तरीके से हिंदुस्तान की हुकूमत को उसका जिम्मेदार ठहराया गया, उसके बाद अमेरिका में जो एक दूसरी कोशिश की गई एक और खालिस्तान के लीडर को कत्ल करने की, उसने भी भारत के इमेज को बहुत पॉल्यूट किया है, बहुत ज़्यादा, यानी सीरियस एस्पर्शंस कास्ट हुई हैं। तो डोमेस्टिक में तो हमने तफसील से बता दिया, इंटरनेशनल अरीना में भी मोदी के लिए कोई नेक नामी नहीं है। तो ये वही मौसूफ है ना जिनको 10 साल तक के लिए अमेरिका वालों ने बैन किया हुआ था वीज़ा देने का। यानी जो नकाब मोदी ने अपने चेहरे पर लगाया हुआ था, वो इंतखाबी नताइज में उसकी कलई खुल गई है और अब साफ नजर आ रहा है कि होने क्या जा रहा है। और बुखारी साहब ने उस पर अच्छे से रोशनी डाली।